मेरा नाम अनिकेत है। मैं उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ गरीबी ने हमेशा हमारी दहलीज पर डेरा डालकर रखा, लेकिन मैंने कभी उसे अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया था। मेहनत मजदूरी की, दिन रात पसीना बहाया और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पाला। ऊपर वाले ने मुझे 5 बेटियों की खुशी दी थी। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटियां मेरे दिल का सुकून थी, मेरी ताकत थी, मेरी ज़िंदगी का मतलब थी। और उसी ज़िंदगी का मतलब उस वक्त एक स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा था। हॉस्पिटल के सफ़ेद फर्श पर गिरता लाल खून आंखों में चुभ रहा था। मेरे बेटे का जिस्म धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था। उसके कंधों से बहता खून जैसे हर पल मुझे बता रहा था कि वक्त बहुत कम है। मैंने अपने गंदे कांपते हाथों से डॉक्टर के सफ़ेद कोट को पकड़कर कहा था, डॉक्टर साहब, ऊपर वाले के लिए मेरे बेटे को देख लीजिए, इसकी सांसें भी उखड़ रही हैं। मेरी आवाज़ मेरी अपनी नहीं लग रही थी। डर, बेबसी और टूटन अब उसमें घुले हुए थे। डॉक्टर ने एक पल भी नहीं सोचा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये पुलिस केस है। कानून के मुताबिक पहले रिपोर्ट दर्ज होगी, फिर इलाज होगा। उसने मेरा हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गया। मेरे पैरों तले से उस लम्हे ज़मीन खिसक गई थी। डॉक्टर साहब, जब तक पुलिस आएगी तब तक तो मेरा बेटा मर जाएगा। मैं लगभग रोते हुए उसके पीछे गिड़गिड़ाया, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। मेरी पत्नी दीवानों की तरह चीख रही थी। उसकी चीखें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी और अगले ही पल वो वही फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। उसी वक्त तेज कदमों से आवाज़ आई। एक लेडी डॉक्टर बाहर निकली। क्या हुआ है? ये शोर क्यों मचा रखा है यहाँ? उसकी नज़र स्ट्रेचर पर पड़े मेरे बेटे पर गई, फिर हम दोनों पति पत्नी की हालत पर, तो वो एकदम से ठिठक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी और उसके साथ कुछ और भी था, जैसे पहचान। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अचानक उसकी आवाज़ गूंज उठी, ये पेशेंट मेरा भाई है, इसका इलाज फ़ौरन शुरू किया जाए। पुलिस को मैं खुद देख लूँगी। उस एक पल में जैसे मौत ने एक कदम पीछे हटा लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शुरुआत थी, एक ऐसे सच की शुरुआत जो मेरी पूरी ज़िंदगी की नींव हिला देने वाला था। मैं सारा सारा दिन ईंटें उठाकर और सीमेंट की बोरियां उठाकर थका हारा घर पर आता था, तो मेरी छोटी छोटी बेटियां मेरे पास मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आती। उनकी मासूम सी मुस्कुराहट देखकर मेरी सारी थकान खत्म हो जाती थी। मैं दिल से ऊपर वाले का शुक्र करता कि उसने मुझे इतनी प्यारी औलाद दी। पर मेरी पत्नी दीपा की सोच मुझसे कुछ अलग थी। वो अगर चाहे बेटियों से प्यार करती थी, पर उसके दिल में एक बात हमेशा ही मौजूद रहती थी। वो अक्सर रात को सोते वक्त मुझसे कहती कि अनिकेत, हमारी 5 बेटियां हो गई हैं, अब तो हमारे पास बेटा भी होना चाहिए, तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इन बेटियों को तो कल को पराए घर ही जाना है, और हम अगर कल को बीमार हुए या लाचार हुए तो कौन हमें पानी पिलाएगा, कौन हमारा सहारा बनेगा, कौन ख्याल रखेगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं उसको बहुत समझाता कि देखो दीपा, तुम ऐसी बातें मत किया करो, बेटी भी तो लक्ष्मी होती है। और रही बात बुढ़ापे के सहारे की, तो वो भी ऊपर वाला है ना, वही कोई सिला बना देगा। शायद दीपा की प्रार्थना उस दिन सच में ऊपर तक पहुंच गई थी। फिर 5 बेटियों के बाद हमें बेटा भी हुआ और हमारे आंगन में एक प्यारा सा बेटा आया। उस दिन तो मेरी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। सारा मोहल्ला जानता था कि अनिकेत के घर पर 5 बेटियों के बाद बेटा हुआ है। मैंने अपनी हैसियत से भी बढ़कर मिठाइयाँ बांटी थी, और दीपा खुद खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो कभी बेटे को अपने गोद से नीचे भी नहीं उतारती थी। उसका ये मानना था कि अब हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया है। फिर हमने अपने बेटे का नाम समर रखा। समर के आने से घर में मानो रौनक दोबारा से आई थी। अब परेशानी खर्चे की थी। महंगाई के इस दौर में मजदूरी की दिहाड़ी से 6 बच्चों और फिर पति पत्नी का पेट पालना मुश्किल हो रहा था। बेटियां भी बड़ी हो रही थी और उनकी पढ़ाई के खर्चे भी ज़्यादा बढ़ गए थे। मैं परेशान रहता कि अपनी कमाई को कैसे बढ़ाऊं। मैंने एक छोटी सी किराने की दुकान में भी हिस्सेदारी की थी, पर वहां से भी इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का माहौल कुछ बेहतर तरीके से चल सके। एक दिन मैं अपने पुराने दोस्त संदीप से मिला, जो शहर के एक सरकारी से गर्ल्स कॉलेज का क्लर्क था। तब उसने मेरी परेशानी सुनी तो वो बोला कि यार अनिकेत, तुम कब तक ऐसे परेशान होते रहोगे? मैंने सुना है हमारे कॉलेज की कैंटीन का ठेका भी नीलाम हो रहा है। इससे पहले वहाँ जो काम कर रहा था
वो ठेकेदार काम छोड़कर चला गया है, तो तुम वहाँ कोशिश क्यों नहीं कर लेते हो? वहाँ पर कमाई भी अच्छी होगी और काम भी इज्जत का ही है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी। पर संदीप यार, उसके लिए तो मुझे पैसों की भी काफ़ी ज़रूरत होगी, और मेरे पास तो अभी जमा पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं है। संदीप ने मुझे हौसला दिया कि तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम्हें कुछ पैसे एडवांस जमा करवाने होंगे, बाकी तुम महीने के पैसे किस्तों में भी दे सकते हो, और ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। ये तुम्हारी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। मैं घर पर आया और अपनी पत्नी दीपा से भी इस बारे में बात करी। मेरी बात सुनते ही वो फौरन से मान गई। अरे, ये तो सच में बहुत अच्छा मौका है। कॉलेज की कैंटीन में तो अच्छी खासी कमाई होती है। लड़के लड़कियां शौक से खाने की चीज़ें खाते हैं। आप किसी न किसी तरह से इंतज़ाम करिए ना। मैंने बहुत सोचने समझने के बाद एक फ़ैसला किया कि मेरे किराने की एक दुकान में जो थोड़ा बहुत हिस्सा था, मैंने उसको बेच दिया, और उससे जो भी पैसे मुझे मिले, मैंने वो कॉलेज की कैंटीन के ठेके के लिए एडवांस के तौर पर जमा करवा दिए। इस तरह से 3 साल के लिए वो कैंटीन मेरे नाम पर हो गई थी, और ये हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत थी। मैं और दीपा दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। दीपा सुबह सवेरे उठती और हम सीधा कॉलेज पहुंच जाते। ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज था, जहां पर शहर के कोने कोने के स्टूडेंट पढ़ने आते थे। कैंटीन एक बड़े हॉल जैसे कमरे में थी। इसके बाहर बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। उसके ऊपर छज्जा भी था। दीपा का काम चीज़ों को ठीक से रखना और काउंटर को संभालना था, और मैं किचन में जाकर समोसे और पकोड़े तलने की तैयारी करता। शुरू के दिन में तो हमें काफ़ी मुश्किल लगी थी, क्योंकि काम का बोझ ज़्यादा था, और हम सिर्फ 2 ही लोग थे, और हमारा बेटा समर उस वक्त तक 2 साल का हो गया था। दीपा उसको भी साथ में ही लेकर आ गई थी। वो कैंटीन के कोने में खेलता रहता या फिर सो जाता। हमने खूब लगन से काम शुरू किया, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे काम में हमारा हाथ भी सेट हो गया। अब हमारी कैंटीन के समोसे पूरे कॉलेज में मशहूर हो गए थे। जैसे ही ब्रेक की घंटी बजती, तो स्टूडेंट की बड़ी भीड़ हमारी कैंटीन की तरफ भाग आती। अंकल, मुझे 2 समोसे दे दीजिए। अंकल जल्दी करिए ना, हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। अंकल, आज चटनी ज़्यादा दे देना। अंकल, मुझे भी 5 समोसे दे दीजिए। चारों तरफ से यही आवाज़ें आती, और मैं तेज़ी से जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाता। गर्मा गर्म समोसे कागज़ के टुकड़ों पर रखकर उनके हाथ में पकड़ा जाता। दीपा सबसे पैसे लेती और हिसाब किताब का ध्यान रखती थी। ऊपर वाले के शुक्र से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी रोज़ाना की कमाई इतनी तो हो जाती थी कि घर के खर्च आसानी से पूरे होने लगे थे। पर हम अब कुछ पैसों की सेविंग भी करने लगे। हमारी बेटियों की स्कूल की फीस वक्त पर जमा होने लगी, और घर में खुशहाली आ गई थी। मेरी पत्नी दीपा भी अब बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब हमें किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। 1 साल इसी तरह से मेहनत करते करते गुजर गया। कॉलेज के बच्चे अब हमें पहचानने लगे थे। वो बहुत इज्जत से हमारे साथ पेश आते। मैं उनको अपने बच्चों की तरह ही समझता था। पर उन सब के बीच मेरी नज़र अक्सर ही एक ऐसी लड़की के ऊपर पड़ती जो सबसे अलग थी। मैं एक दिन कढ़ाई में समोसे तल रहा था, जब मेरी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी। वो शायद फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन लेने वाली एक स्टूडेंट थी। उसने नीले रंग की सलवार और सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी हुई थी, जो कि वहाँ की यूनिफॉर्म थी। उस लड़की के कपड़े काफ़ी पुराने और जगह जगह से धागे छोड़ रहे थे। उसके जूते भी काफ़ी घिसे हुए लग रहे थे, और ठंड की वजह से वो सिकुड़कर दीवार के साथ टेक लगाए हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और थकान थी। बाकी लड़की और लड़के ग्रुप में बैठे हुए खूब बातें करते, हंसते बोलते, खूब मजाक भी करते। कोई चाय पी रहा होता, तो कोई समोसे खा रहा होता, लेकिन वो लड़की अकेली खामोश खड़ी हुई सबको देख रही थी। मैं काफ़ी देर तक उसको ही देखता रहा। मुझे लगा कि शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन वो ब्रेक खत्म होने तक वहीं पर खड़ी रही थी, और फिर चुपचाप क्लास की तरफ चली गई। अगले दिन फिर से ब्रेक का वक्त हुआ। वो लड़की आई और उसी कोने की जगह पर बैठ गई। आज भी उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस खामोश बैठी हुई थी, और उसकी आंखों में वीरानी मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। मुझे उसको ऐसे देखकर अपनी बेटियां फ़ौरन से याद आ गई। अगर मेरी बेटी भूखी हो और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं हो, तो मेरे दिल पर आखिर क्या गुजरेगी। फिर तीसरे दिन तो मुझसे रहा ही नहीं गया। ब्रेक खत्म होने वाली थी और भीड़ भी कम हो गई थी।
कुछ समोसे ट्रे में बच गए थे। मैंने दीपा से नजरें बचाकर एक प्लेट में 2 समोसे रखे और काउंटर से बाहर निकल आया था। मैं धीरे से चलता हुआ उस लड़की के पास पहुंच गया। वो सर को झुकाए हुए जमीन को ही घूर रही थी। बेटा, मैंने नरमी से उसको पुकारा था तो उसने चौंक कर एकदम से सर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और बहुत मासूम थी। आंखों में डार्क सर्कल भी थे और शायद लगातार भूख की परेशानी का पता दे रहे थे। जी अंकल, क्या हुआ? उसकी आवाज़ में थकान थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा था। मेरा नाम अनामिका है। अच्छा, ये तो बहुत प्यारा नाम है। पर अनामिका बेटी, तुम रोज़ यहाँ पर अकेली बैठती हो और कुछ खाती भी नहीं हो। ये लो, ये गरम समोसे खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई, तब उसने एक नज़र समोसे को देखा और एक नज़र मुझे। उसके हलक में ज़रूर पानी आ रहा था, क्योंकि समोसे की खुशबू ही ऐसी थी कि कोई भी अपने दिल को ललचा जाए। पर उसने खुददारी से सर को ना में हिला दिया। अरे नहीं अंकल, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी? वो अभी ये कहकर उठने लगी थी जब मेरा दिल रोहनियार हो गया। उसकी उम्र तो मेरी बड़ी बेटी की जितनी थी। बेटी, तुमसे पैसे किसने मांगे हैं? ये तो मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ ना। ये समझो कि तुम्हारे बाप की तरफ से है। अब बैठो और इसको खा लो। जिद नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटी। मैंने उसको समोसे खाने को कहा और बाप का शब्द सुनते ही उसकी आंखों में नमी आ गई थी। शायद उस एक शब्द ने उसके अंदर कुछ छेड़ दिया था या कुछ हिला दिया था। वो दोबारा से बैठ गई और कांपते हुए हाथों से प्लेट पकड़ ली। वो जिस तरह से समोसे को खा रही थी, उसको देखकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो कितनी ज्यादा भूखी थी। शायद उसने रात से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी जल्दी समोसा खा रही थी, जैसे कि उसको डर हो कोई उससे छीन नहीं ले। मैं उसको समोसा खाते हुए देखकर सुकून महसूस कर रहा था कि अचानक पीछे से मेरी पत्नी की तेज आवाज आई। अनिकेत, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर ग्राहक खड़े हुए हैं और आप यहाँ पर ऐसे समोसे बांट रहे हैं। मैं फौरन से घबरा गया। अनामिका ने डरकर खाना रोक दिया। मैंने उसको इशारा किया कि तुम खाती रहो और खुद जल्दी से अपनी पत्नी दीपा की तरफ गया। अरे धीरे बोलो दीपा, वो सुन लेगी। वो बहुत गरीब लड़की है और भूखी भी है। मैंने हल्की आवाज में उसको समझाने की कोशिश करी थी, पर दीपा ने गुस्से से मुझे घूर कर देखा और कहा, तो क्या हुआ? अगर ये गरीब है तो यहाँ पर हजारों सैकड़ों बच्चे आते जाते हैं। आप किस किस का पेट भरेंगे आखिर? वैसे भी हम यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, ना कि लुटाने। अब जो उसको मुफ्त में समोसा दे दिया है, उसके पैसे कौन देगा? आप हमेशा नुकसान करवाते हो। आपको तो बस बहाना चाहिए अपनी दरियादिली को दिखाने का। उसकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। वो ये बात नहीं समझ रही थी कि भूख क्या होती है। ऊपर वाले से डरो दीपा, 2 समोसे से हमारा कोई दिवाला नहीं निकल जाएगा। देखो तो सही इस लड़की के कपड़े किस हालत में हैं। अगर मैंने उसे समोसा खाने को दे ही दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं थोड़ी सख्ती से बोला था। दीपा कुछ और बड़बड़ाती रही और बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। मैं वापस अपने काम पर लग गया, पर मेरी नज़र बार बार अनामिका की तरफ ही उठ रही थी, जो जल्दी से आखिरी निवाला खाकर वहां से मेरी तरफ एहसान भरी नज़रों से देखती हुई चली गई थी। उस दिन के बाद ये रोज़ का हिस्सा बन गया। अनामिका ब्रेक के वक्त आती और इसी कोने में बैठ जाती। मैं मौका देखते ही बचे हुए या फिर कभी कभी ताज़ा समोसे भी उसको दे देता। वो कभी मना करती तो मैं उसको बहुत प्यार से कहता कि बेटा खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तो वो खामोशी से खा लेती और मुझे प्यार भरी नज़रों से देखकर शुक्रिया कहती। दीपा को जब भी ये बात पता चलती तो वो घर में तूफान खड़ा कर लेती कि आपको तो कोई अकल ही नहीं है। उस लड़की के ऊपर बेवजह में हमारा फ़ायदा लुटा रहे हैं। वो रोज़ मुफ्त के समोसे खाने के लिए आ जाती है और आप हैं कि पिघल जाते हैं। कल को हमारे बच्चे भी भूखे मरेंगे तो फिर देखना क्या होगा। दीपा की इन बातों पर मैं खामोश हो जाता। मैं उसको कैसे समझाता कि किसी भूखे को खाना खिलाने से हमारी कमाई में कमी नहीं आती, बल्कि वो बढ़ जाती है। मैं जब भी अनामिका के चेहरे पर पेट भरने के बाद का सुकून देखता था तो मुझे लगता कि मेरी कमाई पूरी हो गई है। इस तरह दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। ठंड खत्म हो गई थी और गर्मियाँ भी आ गई और अनामिका भी उसी पुराने से यूनिफॉर्म में आती और उसके पास शायद दूसरा जोड़ा नहीं था। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी।
कॉलेज में अटेंडेंस भी कम थी, लेकिन कैंटीन पर भीड़ थी। लड़के लड़कियां पकोड़े बनवा रहे थे। मैं कढ़ाई के धुएं और गर्मी में पसीने से भीगा हुआ था। दीपा काउंटर पर बिजी थी, सबके बिल काट रही थी। तभी मैंने देखा कि अनामिका भी बारिश में भीगती हुई आई। वो पूरी तरह से गीली हो गई थी और ठंड से वो कांपने लगी थी। आज शायद उसके पास छतरी तो दूर, सर छुपाने के लिए किताब भी नहीं थी। वो कोने में सिमट कर खड़ी हो गई। उसके होठ नीले से पड़ रहे थे। मेरा दिल तड़प कर रह गया। मैंने जल्दी से चाय का एक गर्मा गर्म कप भरा और साथ में 2 समोसे प्लेट में रख दिए। दीपा इस वक्त एक स्टूडेंट से किसी बात पर बहस कर रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं तेजी से अनामिका के पास गया। बेटा, ये चाय पी लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने कांपते हुए हाथों से कप ले लिया। कप की गर्मी को महसूस करके उसके चेहरे पर कुछ सुकून आ गया था। शुक्रिया अंकल, आप मेरे लिए कितना करते हैं। आप सच में एक देवता हैं। उसकी ये बात मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, देवता तो आसमान में होते हैं, हम तो बस इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं ये सब कुछ कह ही रहा था कि पीछे से दीपा की आवाज़ गूंजने लगी, अनिकेत, अब आपने चाय भी मुफ्त में देना शुरू कर दी है। मैंने मुड़कर देखा तो दीपा गुस्से से लाल हो रही थी। आज शायद घर में मेरी खैर नहीं थी, पर मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि आज फिर से मैंने एक ज़रूरतमंद की मदद कर दी। पर मैं नहीं जानता था कि ये छोटी सी भलाई आने वाले वक्त में मेरी ज़िंदगी में क्या तूफान लेकर आ सकती है या फिर सुकून लेकर आ सकती है। वक्त बड़ी खामोशी से अपना जाल बुन रहा था और वक्त तेज़ी से गुजरता ही रहा। इस गुजरते हुए वक्त के साथ मेरी और दीपा की नोक-झोंक भी रोज़ के हिस्से की तरह चलती रही। कैंटीन का काम बहुत अच्छा चल रहा था, पर महंगाई के दौर में खर्चे भी बहुत बढ़ गए थे। दीपा हर रोज़ शाम को गल्ले से पैसे निकालती तो उसके माथे पर शिकंज आ जाती। वो एक एक पाई का अच्छे से हिसाब जोड़ती थी और फिर मुझे कटघरे में खड़ा कर देती। अनिकेत, ऐसा लग रहा है कि आज फिर से हिसाब में कुछ गड़बड़ है। मैंने खुद देखा था कि आपने समोसे की 2 प्लेट उस लड़की को दी थी और पैसे 1 रुपया भी नहीं लिया। अब आखिरकार कब तक ऐसे करोगे? रोज़ रोज़ आप उसे फ्री में खिलाते रहते हो। दीपा गुस्से से बोलने लगी थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। मैं उसको समझाने के लिए नरमी से उसके पास बैठ गया। दीपा, वो बच्ची मुझे अनाथ लगती है, बहुत बेबस सी या शायद बहुत ज़्यादा मजबूर है। तुमने देखा नहीं उसके जूते की एड़ी घिसकर कितनी ख़त्म हो गई है। उसके पास अपने लिए इन चीज़ों को लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर हम उसको 2 समोसे खिला ही देते हैं तो ऊपर वाला इसका बदला हमें हमारी औलाद की सूरत में देगा। ये भलाई हम अगर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये बेकार जाएगी। और सच्चे दिल से किसी की भलाई करना ऊपर वाला पसंद करता है। तुम खुद देखो हमारा समर कितना सेहतमंद है, हमारी बेटियां कितनी अच्छी हैं, सब कितने अच्छे से चल रहा है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी की वजह से ही तो है ना। शायद वो हमसे खुश है, इसलिए हमारी ज़िंदगी भी ठीक चल रही है। फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? दीपा ने परेशान होते हुए हाथ झटक दिया। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं अनिकेत। मुझे तो बस ये पता है कि अगर हमने पैसे नहीं जोड़े, समझदारी से काम नहीं लिया, तो कल को बेटियों की शादी पर दीवारों को देखेंगे। और वो लड़की तो अब आदत बन चुकी है मुफ्त का खाने की। आपने उसको बिगाड़ कर रख दिया है, अब वो अपना हक समझकर मांगती है। दीपा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। मैं उसको कैसे बताता कि अनामिका ने आज तक कभी भी मुझसे जुबान से मांगा ही नहीं था। वो तो बस आकर चुपचाप बैठ जाती थी और मेरी आंखें उसकी ज़रूरत को पढ़ लेती थी। पर दीपा भी अपनी जगह गलत नहीं थी। वो एक माँ और एक घरेलू औरत होने के नाते उसे बेटियों की फिक्र खाई जा रही थी। उसी तरह 2 साल का टाइम भी बीत गया। इन 2 सालों में अनामिका रोज़ाना कैंटीन पर आती रही। वो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गई थी। उसके कपड़े अभी वही थे, पर उसकी आंखों में पढ़ने की एक अजीब सी लगन भी थी। मैंने कभी उससे उसके घर के हालात नहीं पूछे, क्योंकि मैं जानता था कि किसी की मजबूरी को कुरेदने से उसका जख्म हरा हो जाता है। उसके साथ मेरा बस एक खामोश सा रिश्ता बन गया था। मैं उसको खाना देता और वो नज़रों ही नज़रों में मुझे शुक्रिया कहकर चली जाती। फिर इम्तिहान के दिन भी आ गए। लड़के लड़कियां तैयारी के लिए घर में बैठ गए। अनामिका भी आखिरी बार आई थी। उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही उदास लग रही थी। उसने समोसे खाए और जाते हुए रुक गई। मुझसे बोली, अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं, शायद अब मैं कॉलेज नहीं आ सकूंगी।
आपने मेरे लिए जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज़ रोनियार हो गई थी। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। बेटा, ऊपर वाला तुम्हें कामयाब करे, बस मेहनत करना और कभी भी हिम्मत मत हारना। फिर वो चली गई और सच में दोबारा पलट कर ही नहीं आई। रिजल्ट आया, नया साल भी शुरू हो गया, पर अनामिका कैंटीन पर नजर नहीं आई। मैं अक्सर ब्रेक के वक्त उस कोने की तरफ देखता जहाँ पर वो बैठती थी, तो मुझे वहाँ पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। मुझे फिक्र होती कि न जाने वो पास हुई भी है या नहीं हुई, उसने आगे एडमिशन लिया या गरीबी ने ही उसकी पढ़ाई का सिलसिला वहीं रोक दिया। पर मेरे पास उसका कोई भी कांटेक्ट नंबर या पता नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ उसके लिए प्रार्थना ही कर सकता था। दीपा तो वैसे खुश थी कि चलो एक मुफ्त के खाने वाले से जान तो छूट गई और अब हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अनामिका के जाने के कुछ टाइम बाद हमारी ज़िंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आ गया। कॉलेज वालों ने कैंटीन का ठेका दोबारा से नीलाम करने का ऐलान कर दिया। मेरे पास उम्मीद थी, क्योंकि हमने 3 साल में अच्छा काम किया और कभी कोई शिकायत भी नहीं आने दी, तो शायद अब भी ठेका हमें ही मिलेगा। लेकिन मेरी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब एक बूढ़े सेठ ने मुझसे दुगनी बोली लगा दी थी। वो रकम इतनी ज़्यादा थी कि मेरी सोच से भी बाहर थी। कॉलेज के हेड ने पैसों की चमक देखी और ठेका उस सेठ के हवाले कर दिया। हमें एक हफ्ते में कैंटीन खाली करने का हुक्म मिल गया था। वो दिन मेरे और दीपा के लिए बड़ी मुश्किल से कम नहीं था। 3 साल हमने उस जगह में अपने खून पसीना एक कर दिया था। ये जगह अब हमारा दूसरा घर बन चुकी थी। दीपा तो फूट फूट कर रोने लगी। अनिकेत, अब क्या होगा? हम कहाँ पर जाएंगे? इतनी मुश्किल से तो हमारा हाथ तंगी से ज़रा ऊपर आया था। अब हमें फिर से वही धक्के खाने पड़ेंगे, वही परेशानियां झेलनी होंगी। मैंने ये सुनकर उसको दिलासा दिया, हालांकि मेरा अपना दिल भी डूब रहा था। ऊपर वाला हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा, और जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो वो 100 दरवाजे अलग खोल देता है। हम बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने अपना सामान समेट लिया। वो कढ़ाई, वो छलने, वो बर्तन जिनके साथ हमारी रोज़ की ज़िंदगी जुड़ गई थी, सब कुछ एक लोड रिक्शे में डालकर कॉलेज के गेट से निकलते हुए मैंने मुड़कर उस कैंटीन को देखा तो मेरी आंखें नम हो गई थी। वहां पर मेरा बहुत सारा वक्त और यादें कैद हो गई थी, जहां अनामिका जैसी कई लड़कियों और लड़कों की यादें थी जिनको मैंने अपने दिमाग में बसा लिया था। कॉलेज से निकलने के बाद मेरे पास इतनी जमा पूंजी भी नहीं थी कि मैं कोई बड़ा कारोबार शुरू कर सकता। इन 3 सालों में हमने खाया पिया तो अच्छा था, घर का माहौल भी थोड़ा बेहतर हो गया था, पर बैंक बैलेंस नहीं बना पाए थे। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, मैंने उनसे अपने मोहल्ले में ही छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। ये एक परचून की दुकान थी जिसको अनिकेत स्टोर का नाम दिया गया। दुकान छोटी सी थी और ग्राहक भी मोहल्ले के ही थे, जो ज़्यादातर उधार पर सौदा लेते थे। कॉलेज वाली वो रौनक और वो कमाई अब सिर्फ सपना ही बनकर रह गई थी। दीपा अब दुकान पर नहीं बैठती थी, क्योंकि मोहल्ले का माहौल अलग था, इसलिए मैं अकेले ही सुबह से रात तक वहां पर बैठता। कारोबार हल्का हो जाने की वजह से घर के हालात पर अक्सर पड़ने लगा। आमदनी कम और खर्च ज़्यादा हो गए थे। हमारा बेटा समर अब 8 साल का हो गया था और स्कूल भी जाने लगा था। बेटियों की ज़रूरत भी बढ़ रही थी। कभी बिजली का बिल हमें परेशान करता, तो कभी राशन कम पड़ जाता। अक्सर रातों को जब मैं दुकान बंद करके घर पर आता, तो दीपा परेशानी की हालत में मेरा इंतज़ार कर रही होती। आज कितनी कमाई हुई अनिकेत? वो उम्मीद भरी नज़रों से पूछती। मैं जेब से गिने हुए नोट निकालकर उसके हाथ पर रख देता। वो मायूसी से नोट को देखती और ठंडी आह भरती। बस इतने से हैं, इसमें तो दूध और सब्जी का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। वैसे ही बेटियों की फीस सर पर खड़ी है, तुम कुछ और क्यों नहीं कर लेते? ये दुकान तो हमें ले डूबेगी। मैं थका हारा चरपाई पर बैठ जाता और पानी का गिलास मांगता। नहीं दीपा, शुक्र करो कि हमें इज्जत की रोटी मिल रही है। ऊपर वाला इसी में ही हमारी कमाई को बढ़ा देगा। और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पर हालात सच में मुश्किल होते जा रहे थे। हमारे पास कोई भी ऐसी बचत नहीं थी जो किसी बुरे वक्त में काम आ जाती। हम बस हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहे थे, यानी कि इधर कमाए और उधर खाए। अगर कोई बीमारी आ जाती या कोई मुसीबत आ पड़ती, तो हमारे पास कर्ज मांगने की जगह और कोई रास्ता भी नहीं था। इस तरह दीपा का चिड़चिड़ापन अब बढ़ गया। वो बात बात पर बच्चों को डांटती रहती और मुझसे उलझती थी। उसको लगता था कि शायद मैं सुस्ती कर रहा हूँ या मेरी किस्मत से ही कोई दुश्मनी है।
पर मैं जानता था कि मेरी किस्मत का इम्तिहान है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 2 साल और गुजर गए। मैं अपनी छोटी सी दुकान में मगन रहा। सुबह सवेरे शटर को उठाना और रात गए तक ग्राहकों का इंतज़ार करते रहना। जिंदगी एक लकीर पर चल रही थी, जिसमें ना तो कोई बहुत बड़ी खुशी थी और ना ही कोई बहुत बड़ा गम। बस एक ही ठहराव था जो किसी आने वाले तूफान का संदेश लगता था। हमें अंदाज़ा नहीं था कि तकदीर ने हमारे लिए एक ऐसा इम्तिहान भी लिख रखा है जो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद भी हिला देगा। हम अपनी छोटी मोटी सी परेशानी को ही पहाड़ समझ रहे थे, जबकि असली पहाड़ तो अभी हमारे रास्ते में आने वाला था। वो जून का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक दिन दोपहर को डाकिया आया और मेरे नाम का एक पत्र देकर गया। मैंने खोलकर देखा तो वो मेरे चचेरे भाई की तरफ से उसके बेटे की शादी के कार्ड का इनविटेशन था, जो दूसरे शहर में थी, और पूरा खानदान वहां पर जमा हो रहा था। दीपा ने जब उस कार्ड को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आ गई थी कि चलो शुक्र है, कहीं से तो खुशी की खबर आई। बहुत टाइम से हम कहीं पर गए भी नहीं थे। बच्चे भी घर में कैद होकर रह गए हैं। हम ज़रूर जाएंगे। मुझे फिक्र होने लगी कि सफ़र का खर्चा और उस शादी पर लेन देन, ये सब कुछ कैसे होगा। अभी हमारा हाथ तंग है। हम भला कैसे जाएंगे? तुम बताओ, किराया भी तो लगेगा और वहाँ पर खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। मैंने अपनी मजबूरी को उसको बताया तो दीपा फौरन से बोली, अरे अनिकेत, नाक कटवाओगे क्या आप खानदान में? वहाँ हमारे सब रिश्तेदार आएंगे और अगर सिर्फ हम नहीं गए तो लोग क्या बातें करेंगे कि हम गरीब हो गए हैं, इसलिए भाई की खुशी में भी शामिल नहीं हुए। मेरे पास शादी की अंगूठी पड़ी हुई है ना, ऐसा करते हैं वो बेच देते हैं। वैसे भी वो पुरानी हो गई है, बाद में हालात ठीक हो गए तो फिर से हम बनवा लेंगे। फिर मैंने दीपा और बच्चों की खुशी के आगे हथियार डाल दिए। मुझे क्या पता था कि हम इस खुशी मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक हादसे की तरफ जा रहे थे। हमने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। दीपा ने बच्चों के लिए नए नए कपड़े सिलाई करवाए। मैंने दुकान को एक हफ्ते के लिए ताला लगा दिया। समर बहुत ज़्यादा खुश था कि वो बस में बैठकर दूसरे शहर जाएगा। उसकी मासूम की बातों ने मुझे अपने गम भुलाने पर मजबूर कर दिया था। हम शादी वाले दिन वहां पर पहुंच गए। वहां ढोलकी था और हंसी की गूंज थी। हर तरफ रंग और रोशनियों का सैलाब था। मैं अपने भाइयों और कजिन से मिला। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मैं कुछ वक्त के लिए अपनी गरीबी और परेशानियां भूल गया था। मेहंदी की रात थी। छत पर नौजवान लड़के नाच रहे थे। मेरा बेटा समर भी बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं नीचे बैठक में मेहमानों के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। अचानक से ऊपर से फायरिंग की आवाज़ शुरू हो गई। शादी में हवाई फायरिंग का रिवाज तो हमारे यहाँ पर आम था, इसीलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो आवाज़ लगातार बहुत ज़्यादा करीब से आ रही थी तो दिल में अनजाना सा डर बैठने लगा। तभी छत से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी, रोक दो, किसी की जान जाने वाली है, नीचे लेकर चलो। किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे हाथ से निवाला गिर गया। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। एक अजीब से डर ने मुझे घेर लिया। मैं दीवानों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मेरा बेटा समर। मेरे पाँव बहुत भारी हो गए थे, पर दिल की धड़कन किसी बेलगाम घोड़े की तरह सर पर डोल रही थी, सर पर दौड़ रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे हर लम्हा सदियों जैसा लग रहा था। ऊपर छत से आने वाली चीख पुकार ने मेरे होशो हवास को उड़ा दिया था। मेरे कानों में अभी तक वो गोली चलने की आवाज़ गूंज रही थी, जिसने शादी की खुशियों को डर में बदल दिया था। जब मैं हाँफता हुआ छत पर पहुंचा तो वहां पर बहुत ही भयानक मंजर मेरे सामने था। मेहमान इधर उधर भाग रहे थे, कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई थी और एक कोने में लोगों की भीड़ थी। मैं दीवानों की तरह उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। पीछे हटो, मेरा बेटा कहाँ है? मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही फंस कर रह गई थी। जब मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा मासूम सा बेटा समर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सीने के दाएं तरफ से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। उसकी आंखें खुली थी पर उनमें वीरानी थी और सांस उखड़ रही थी। समर, मेरे बच्चे। मैं चीखता हुआ उसके करीब गया और उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसका जिस्म गर्म हो रहा था, रंगत हल्दी की तरह पीली पड़ गई थी। ये किसने किया है? किसने गोली चलाई है? मैं दहाड़ने लगा। वहां पर मौजूद लड़के गायब हो गए थे। पता चला कि हवाई फायरिंग करते हुए पिस्तौल का रुख काबू से बाहर हुआ और सीधी गोली मेरे बेटे को जाकर लग गई थी।
वो लड़का जिसके हाथ से गोली चली थी वो मौके से ही भाग गया। पर उस वक्त मुझे उस कातिल की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी प्यारी थी। मुझे गाड़ी चाहिए, कोई गाड़ी निकलवाओ ऊपर वाले के लिए। मैंने रोते हुए अपने भाइयों और रिश्तेदारों की तरफ देखा। सबके हाथ पांव फूले हुए थे। मेरे चचेरे भाई ने फौरन से अपनी कार की चाबी निकाली और चीखा कि अनिकेत जल्दी करो, इसको नीचे लेकर आओ, हम अस्पताल चलते हैं। मैंने समर को अपने बाजू में डाल दिया और उसका वजन मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मेरे कपड़े उसके खून से भीग गए। मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था और मेरे मुंह से बस अपने बेटे की जिंदगी की प्रार्थना निकल रही थी। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चे को बचा ले। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरी मदद करना। फिर नीचे बैठक में पहुंचते ही दीपा की नज़र हमारे ऊपर पड़ी। वो पहले ही छत से आने वाले शोर की वजह से परेशान खड़ी हुई थी। जैसे उसने समर को मेरी गोद में खून में नहाए हुए देखा, उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ है इसको, मेरे बेटे को। वो दौड़ती हुई मेरी तरफ आई और समर के चेहरे को छुआ। अनिकेत, ये खून कैसा है, बोलो उसको क्या हुआ है। दीपा होश करो, हमें अस्पताल जाना है, हटो रास्ते से। मैंने रोते हुए उसको दूर किया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। दीपा भी रोती हुई दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गई थी। मेरा भाई ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और गाड़ी को दौड़ा रहा था। पर मुझे लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा हल्के चल रहे हैं, जबकि स्पीड तो बहुत तेज़ थी। समर का सर दीपा की गोद में रखा हुआ था। मैंने अपने हाथ से उसके जख्म दबाकर रखा हुआ था ताकि खून का बहाव रोका जा सके। दीपा पागलों की तरह समर का नाम पुकार रही थी। समर बेटा, आंखें खोलो, देखो माँ तुम्हारे पास है। पर समर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें हल्की हो रही थी। भाई गाड़ी तेज चलाओ प्लीज, मैंने अपने भाई को पुकारा और लगातार हॉर्न बज रहा था। पर शहर का ट्रैफिक हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। हर लाल इशारा मुझे मौत का पैगाम लग रहा था। अनिकेत, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हम क्यों आए हैं इस मनहूस शादी में। मैं बोला, मैंने कहा था ना कि पैसे नहीं हैं, मत जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। दीपा अब हिचकियों से रो रही थी। सच में अगर उस दिन दीपा मान लेती और हम नहीं आते तो आज ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। इससे गरीबी ही अच्छी थी, कम से कम औलाद तो हमारी ठीक रहती। मेरे हाथों पर मेरे बेटे का गर्म खून जम रहा था। ये वो हाथ थे जिन्होंने हमेशा मेहनत करी थी, कभी किसी का हक भी नहीं मारा, न कभी गलत काम से पैसे कमाए, हमेशा मेहनत करी। मैं ऊपर वाले से शिकायत नहीं कर रहा था, बस भीख मांग रहा था। ए ऊपर वाले, मेरी बेटियों के सर से भाई का साया नहीं छीनना। हम गरीब लोग हैं, हम इतना बड़ा दुख नहीं झेल सकेंगे। फिर 15 मिनट का वो सफ़र मुझे 15 साल जितना लंबा लग रहा था और आखिरकार अस्पताल की इमारत नजर आ गई। गाड़ी इमरजेंसी गेट के सामने जाकर रुकी। मैंने दरवाज़ा खोला और समर को लेकर अंदर भागा। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है यहाँ पर, मेरे बेटे को देखो। मेरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी स्ट्रेचर लेकर 2 वार्ड बॉय मेरी तरफ आए। उन्होंने समर को स्ट्रेचर के ऊपर लेटाया और अंदर की तरफ भागे। मैं दीपा के साथ खड़ा था। अस्पताल के माहौल में दवाइयों की बू फैली हुई थी और लोगों की पुकार की गूंज भी थी। पर मेरे कान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे, जो आकर मुझसे कह दे कि मेरा बेटा बच जाएगा। समर को इमरजेंसी रूम में लेकर जाया गया। वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर ने आगे बढ़कर इसका चेकअप किया। उसने समर की कमीज हटाकर जख्म देखा तो बोला, ये तो गोली का जख्म है। डॉक्टर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जी डॉक्टर साहब, शादी में फायरिंग हुई थी और इसको गोली लग गई। ऊपर वाले के लिए इसको बचा लीजिए, इसका इलाज शुरू करिए, खून बहुत ज़्यादा बह गया है। मैंने हाथ जोड़कर मिन्नत करी तो डॉक्टर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और नर्स को इशारा किया कि वो पीछे हट जाए। देखिए भाई साहब, ये एक पुलिस केस है। कानून के मुताबिक जब तक पुलिस नहीं आ जाती और एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, हम इलाज नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर के ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए थे। पर जब तक पुलिस आएगी मेरा बच्चा मर जाएगा। आप डॉक्टर हैं, आपका काम तो जान बचाना है या पुलिस का इंतजार करना। मैं गुस्से और दुख की मिलीजुली हालत में बोला था। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, ये कानून है। अगर हमने गोली निकाल दी और कल को पुलिस ने इंक्वायरी करी तो हमारे लाइसेंस भी बंद हो जाएंगे। सॉरी, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप जाइए और हमें परेशान नहीं करिए। थाने से पहले पुलिस को लेकर आइए। डॉक्टर ने साफ शब्दों में जवाब दे दिया था और फाइल बंद कर दी। डॉक्टर साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं किसी पुलिस को नहीं जानता।
दूसरे शहर से यहाँ आया हुआ हूँ। मुझे कानून का ज़्यादा नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि मेरा बेटा मर रहा है। प्लीज़ आप उसको बचा लीजिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मैं उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। मेरी इज्जत सब खत्म हो गई थी। एक बाप अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए खाक में मिल रहा था। तभी दीपक भी आगे बढ़ी और दीवानों की तरह कहने लगी, डॉक्टर साहब, आपके भी तो बच्चे होंगे। एक माँ की फरियाद सुन लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए। हम आपको जितने पैसे कहेंगे उतने दे देंगे, चाहे हमें खुद को बेचना भी पड़े। पर डॉक्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। पैसों की परेशानी नहीं है, परेशानी है कानून की। हम मजबूर हैं। आप लोग यहाँ पर शोर मचाने की जगह पुलिस को खबर दे। उसने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दी, इन लोगों को बाहर निकालो, ये यहाँ पर काम में रुकावट डाल रहे हैं। तभी गार्ड आगे बढ़ गया और मुझे बाजू से पकड़ते हुए खींचने लगा। मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। समर, मेरे बच्चे। मैंने स्ट्रेचर के पाँव को मजबूती से पकड़ लिया। समर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा हल्की चल रही थी। जिंदगी उसके जिस्म से जैसे रेत की तरह फिसल रही थी। मेरे भाई और दूसरे रिश्तेदार भी डॉक्टर की मिन्नतें कर रहे थे, पर अस्पताल का स्टाफ पत्थर का बना हुआ था। वहाँ पर मौजूद दूसरे पेशेंट के साथ वाले भी तमाशा देख रहे थे। कोई भी हमारी मदद को नहीं आ रहा था। ये कैसी सोसाइटी थी जहाँ पर एक कागज़ के टुकड़े और पुलिस की रिपोर्ट की अहमियत इंसान की जान से भी ज़्यादा थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैंने सारी ज़िंदगी लोगों की मदद की थी, भूखे को खाना खिलाया, कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया था। फिर आज मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा था? क्यों कोई भी मेरे बेटे के लिए नहीं आ रहा था? डॉक्टर साहब, आपको ऊपर वाले का वास्ता इलाज शुरू कर दीजिए। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं ये अस्पताल जला दूंगा। मैं आप सबको छोड़ूंगा नहीं। मैंने हल्की धमकी दी तो डॉक्टर ने गुस्से से मुझे देखा। देखिए, आप हमें धमकियां मत दीजिए। अगर आपने और शोर मचाया तो हम पुलिस को बुलाकर आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे। वैसे भी क्रिमिनल केस है। पता नहीं आप लोग कौन हैं और ये गोली कैसे लगी। डॉक्टर के इस इल्ज़ाम ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। हम बेकसूर थे, वो हमें ही मुजरिम बना रहे थे। दीपा सदमे से निहाल होकर जमीन पर बैठ गई थी। उसकी आवाज़ बंद हो गई थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बेजान वजूद देख रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है। मेरा बेटा मेरे हाथों में दम तोड़ देगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। हमारी बेबसी के गहरे बादलों ने मुझे घेर लिया था। मैं आसमान की तरफ देखता। ए ऊपर वाले, क्या तेरे ज़मीन पर इंसाफ खत्म हो गया है? क्या गरीब के बच्चे का खून इतना सस्ता है कि कोई भी मदद नहीं करता? मेरी आंखों से एकदम से आंसू बहकर मेरी शर्ट पर समाने लगे। अस्पताल के इस बेरहम माहौल में मौत का सन्नाटा आ गया। हर गुजरा हुआ सेकंड समर की जिंदगी का चिराग बुझा रहा था। सीनियर डॉक्टर अपने कमरों में थे और ये ड्यूटी डॉक्टर अपनी जिद पर अड़ा रहा था। डॉक्टर ने दोबारा से नर्स से कहा, इस पेशेंट को साइड पर करो। जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं आए उसको हाथ नहीं लगाना। उसने स्ट्रेचर को धक्का देकर एक कोने में कर दिया। ये मंजर देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। मैं वही फर्श पर अपने बेटे के कदमों में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई महसूस हो रही थी। मेरे बेटे की सांस अब हल्की चल रही थी और उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। मेरा दिमाग बंद होने लगा और आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने बेटे की लाश लेकर यहाँ से जाऊंगा। अस्पताल का स्टाफ अपने कामों में बिजी था और हम एक कोने में खड़े हुए सिसक रहे थे। उसी अंधेरे में अचानक से दूसरे साइड से तेज कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ एक लेडी डॉक्टर की थी जिसने सफ़ेद कोट पहन रखा था और गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था। वो तेज़ी से हमारी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा संजीदगी और आंखों में एक ऐसा रोब था कि रास्ते में खड़े हुए वार्ड बॉय खुद ब खुद पीछे हट गए। उसके पीछे दो नर्सें भी भागती हुई आ रही थी। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? ये शोर कैसा है? उसकी आवाज़ अब गूंज गई। ड्यूटी डॉक्टर जब तक कुर्सी पर बेपरवाही से बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था, एकदम खड़ा हो गया और बोला, मैडम, ये एक पुलिस केस है। इस लड़के पर हमला हुआ है। और अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं करी थी, उस लेडी डॉक्टर ने उसको हाथ के इशारे से छुपा दिया। वो स्ट्रेचर के पास आई जहाँ पर हमारा समर जिंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ था। उसने एक नज़र समर के पीले पड़ते चेहरे की तरफ देखा, फिर मेरी और दीपा की तरफ देखा जो हाथ जोड़े हुए जमीन पर बैठी हुई थी।
जैसे उसमें हैरत का समंदर आ गया हो। एक अजीब सी चमक और पहचान उसकी निगाहों में लहरा गई थी। उसने मुझे गौर से देखा, जैसे मुझसे यकीन करना चाह रही हो कि जो वो देख रही है वही हकीकत है। अगले ही पल उसने एक ऐसी बात कही जिसने वहां पर मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। फौरन इस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवाया जाए। इसको अभी और इसी वक्त सर्जरी की ज़रूरत है। डॉक्टर ने फिर से दखल अंदाजी करने की कोशिश करी, पर मैडम पुलिस पुलिस को मैं खुद देख लूंगी, उस लेडी डॉक्टर ने दहाड़ते हुए कहा। ये बच्चा मेरा भाई है और मेरे भाई के इलाज के लिए पुलिस की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बच्चे को एक खरोच भी आई तो मैं तुम सबको यहाँ से निकलवा दूंगी। जल्दी करो। उसका लहजा इतनी हिम्मत से भरा था कि किसी की फिर चूक करने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये सुनते ही कि ये बच्चा डॉक्टर साहिबा का भाई है, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ हड़कंप में आ गया। जो नर्स पहले हमारी तरफ देख भी नहीं रही थी, वो अब स्ट्रेचर को तेजी से ढकेलती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गई। खून की बोतल मंगवाने का ऐलान होने लगा, जिससे डॉक्टर ने हमें धुतकार दिया था। अब आप सर झुकाए हुए जी मैडम करता हुआ पीछे पीछे भाग रहा था। मैं और दीपा पत्थर के बने हुए ये सब कुछ देख रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि चमत्कार कैसे हो गया। कौन थी ये औरत जिसने हमें इस मुसीबत से निकाला था और मेरे बेटे को अपना भाई कहकर पुकारा। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक गया। वो लेडी डॉक्टर थिएटर में जाने से पहले रुकी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट। फिक्र नहीं करिए अंकल, ऊपर वाले ने चाहा तो समर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बस प्रार्थना करिए। उसने मुझे अंकल कहा था। उसकी आवाज़ में वो अपनापन था जो सालों पुराने किसी रिश्तेदार की आवाज़ में होता है। उससे पहले कि मैं उससे पूछता, वो अंदर चली गई और थिएटर के दरवाजे बंद हो गए। बाहर लाल बत्ती जलने लगी, जिसका मतलब ये था कि ऑपरेशन शुरू हो गया है। दीपा अभी तक ही सदमे में थी। वो मेरे पास आई और मेरी शर्ट पकड़कर बोली, क्या निकेत, ये कौन थी और हमारे बेटे समर को अपना भाई क्यों कहा? हम तो इसको जानते भी नहीं हैं। क्या ये हमारे किसी दोस्त की बेटी है? मैंने सर को ना में हिलाया। नहीं दीपा, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन है। शायद ऊपर वाले ने ही इसको हमारी मदद के लिए भेजा है। हम दोनों पति पत्नी थिएटर के बाहर बेंच पर बैठ गए। अब हमारे पास इंतजार करने और प्रार्थना करने के अलावा कुछ भी नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। एक पल हमें सदियों जैसा लग रहा था। कभी मुझे लगता कि शायद ये सब कुछ सपना है और अभी मेरी आँख खुल जाएगी तो मैं वही दुकान पर बैठा हुआ होऊंगा। पर अस्पताल की दीवारों पर लिखी हुई बातें और दवाइयों की बदबू मुझे बार बार हकीकत का एहसास दिला रही थी। तकरीबन 3 घंटे गुजर गए थे। ये 3 घंटे मेरी जिंदगी के लंबे से भी लंबे घंटे थे। अंदर मेरा जिगर का टुकड़ा जिंदगी की जंग लड़ रहा था और बाहर मैं अपनी बेबसी लड़ रहा था। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लगी हुई लाल बत्ती बुझ गई थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर दरवाज़ा खुला। वही लेडी डॉक्टर बाहर निकली। उसने चेहरे से मास्क उतारा। उसके माथे पर पसीने के कतरे नजर आ रहे थे। उस चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दीपा बिजली की तेजी से उसकी तरफ गई। डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा कैसा है? तब उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जी मुबारक हो अंकल, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। गोली निकाल दी गई है और अब वो खतरे से बाहर है। बस कुछ ही देर में उसको होश आ जाएगा। ये सुनना था कि दीपा और मैं, हम दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस बेटे के लिए मैंने उम्मीद छोड़ दी थी वो अभी जिंदा था। मैंने कांपते हुए हाथों से डॉक्टर का शुक्रिया करने के लिए हाथ जोड़ा तो उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। बेटी, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। तुमने हमारे घर का चिराग बुझने से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। एक गरीब आदमी हूँ, पर मैं झुककर उसके हाथ चूमने ही वाला था कि उसने जल्दी से मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गया। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा। वो चेहरा, वो आंखें, वो लहजा मेरे दिमाग की यादों में अचानक मेरे दिमाग में घूम गई। मैं उसको पहचान गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अनामिका, तुम अनामिका हो ना? मेरे मुंह से एकदम से निकला। क्या तुम वही कॉलेज वाली बच्ची हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सर हाँ में हिलाया। जी अंकल, मैं वही अनामिका हूँ। वही बच्ची जिसको आप रोज ब्रेक में बचे हुए समोसे खिलाते थे। वही बच्ची जिसके पास खाने को पैसे भी नहीं होते थे और आप बिना मांगे उसका पेट भरते थे। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे सामने खड़ी हुई ये डॉक्टर वही सहमी हुई अनामिका थी। इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था
कि वक्त ने ऐसा पलटा खाया है। दीपा भी हैरत से मुंह खोले हुए उसको देख रही थी, बेयकीनी की हालत में थी। तुम वही लड़की हो? दीपा ने लड़खड़ाती ही जुबान से पूछा। जी आंटी, मैं वही हूँ, अनामिका ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसके हर एहसास में बहुत ज्यादा अपनापन और मोहब्बत थी। अंकल हैरान नहीं होइए, आज मैं जिस भी जगह पर हूँ उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं अनाथ थी, बाप का साया भी मेरे सर से उठ गया था। मेरे घर में फाके तक होते थे। मैं पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपनी माँ का सहारा बन सकूं, पर भूख मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। अक्सर सोचा पढ़ाई छोड़कर कहीं मजदूरी कर लूं। उसने गहरी सांस ली, जैसे बीते हुए वक्त का बोझ हल्का कर रही हो। पर फिर आप मिल गए। आपने मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। वो दो स... वो 2 समोसे मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं होते थे, बल्कि वो मेरी हिम्मत थे। उनसे मुझे वो ताकत मिलती थी जिससे मैं सारा दिन पढ़ती थी। मेरी किताबें और फीस की जिम्मेदारी तो एक टीचर ने ले ली थी, पर वो भी डरते डरते मदद करते थे। पेट की आग बुझाने वाला कोई भी नहीं था। उसकी आवाज़ रोना गई। और उस दिन जब मैं कॉलेज से निकली थी तो मुझे जाना पड़ा था। मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ मैंने दिन रात मेहनत करी, भूख प्यास बर्दाश्त की, और आज ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं लोगों की जान बचा सकती हूँ। वो रुकी और मेरी आंखों में झांक कर बोली कि अंकल, आज मैंने आपको स्ट्रेचर के पास रोते हुए देखा तो मेरा दिल दहल गया था। मैंने फौरन पहचान लिया कि ये तो वही हाथ है जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था। आज मुझे मौका मिला था कि मैं अपने रखवालों का कर्ज उतार सकूं। अंकल, ये कर्ज नहीं उतर सकता। फिर भी ये मेरा भाई नहीं है तो और कौन है? आपने मुझे बेटी समझकर खिलाया था ना, तो आज इस बेटी ने अपने भाई का इलाज किया है। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मुझे याद आ गया कि मैं अक्सर दीपा से कहता था कि सच्चे दिल से की गई भलाई कभी भी बेकार नहीं जाती। वो मेरे सामने जिंदा खड़ी हुई थी। वो समोसे, वो छोटी सी मदद आज मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बनकर लौटी थी। दीपा का हाल तो मुझसे भी ज्यादा बुरा हो रहा था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो शर्मिंदगी के बोझ के नीचे दबती जा रही थी। उसको अपनी वो सब बातें याद आने लगी जो वो अनामिका के बारे में कहती थी। उसको वो वक्त याद आ रहा था जब वो मुझसे समोसे देने पर लड़ती थी और कहते थी कि ये हमारा नुकसान है। दीपा ने तड़प कर अनामिका को गले से लगा लिया। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती थी कि तुम हमारा नुकसान कर रही हो, पर मुझे क्या पता था कि वो नुकसान नहीं बल्कि मेरे बेटे की ज़िंदगी की एक तरह की पॉलिसी थी। तुमने आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बचा लिया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीपा हिचकियाँ लेकर रो रही थी। अनामिका ने उसको दिलासा दिया। नहीं आंटी, माफ़ी मत मांगे। आप भी तो माँ है ना। आपको घर की फिक्र थी। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था कि हम इस तरह से दोबारा मिलेंगे। कुछ देर में हमें समर के पास जाने की इजाज़त मिल गई थी। वो होश में आ गया और हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके सिरहाने खड़े होकर मैंने ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र किया। उस दिन मैंने जाना कि दुनिया का पहिया धीरे धीरे ज़रूर चलता है, लेकिन एक दिन वो सब कुछ ठीक ही कर देता है। जो बोते हैं हम वही काटते हैं। अगर मैंने उस दिन 2 समोसे की कीमत बचा ली होती और अनामिका को भूखा लुटा दिया होता तो शायद आज मेरे पास करोड़ों रुपए भी होते। तब भी मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता था। पुलिस केस और कानूनी कार्रवाइयों में मेरा बेटा तो दम तोड़ देता। ये मेरा पैसा नहीं था जिसने उसको बचाया, ये वो छोटी सी भलाई थी जिसने एक डॉक्टर की शक्ल बनाए मौत के आगे खड़ी हो गई थी। अनामिका हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई। वो अक्सर हमारे घर पर आती और हम फक्र से सबको बताते कि ये हमारी बड़ी बेटी है। दुकान मेरी अभी छोटी थी, घर भी वही था, पर अब मेरे दिल में सुकून था। मुझे यकीन हो गया था कि ऊपर वाला कभी किसी की भलाई को बेकार नहीं जाने देता। वो भलाई का बदला ज़रूर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।